हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट जियोग्राफी विषय से संबंधित आपके जो पीवाईक्यू हैं। ये पीवाईक्यू आपके ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान यूनिट से हमने लिए हैं। तो चलिए वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि समुद्रीय जल के गर्म होने की प्रक्रिया को पहचानें। यानी जो समुद्र का जल है, सागरीय जल है, वो किस प्रकार से गर्म होता है। तो सागरीय जल जो है वो सागरीय जल का अधिकांश मात्रा जो इंसोलेशन होता है, जो कि लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से विकिरित ऊर्जा जो होती है वो अर्थ पर आती है, उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य तप भी कहते हैं, उससे गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा का रूपांतरण, अब जो सागरीय जल की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके स्थानांतरण से भी जो है नगण्य मात्रा में या कम मात्रा में ये सागरीय जल गर्म होता है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना और समुद्री नियमों का उल्लंघन, यहाँ पर कुछ लेना देना है नहीं इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो आपका राइट हो जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका लवणों की मात्रा से, यानी कि सागर में लवणता पाई जाती है। सागर में लवण पाए जाते हैं, साल्ट पाए जाते हैं। अब ये साल्ट जो हैं इनकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक लवण पाया जाता है साथियों सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl नमक सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि 27.213 पार्ट्स पर 1000 ppt पाया जाता है। इसके अलावा फिर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड आता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद आपका फिर सल्फेट आयन स्टार्ट हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इस प्रकार जो है आपके यहाँ पर ए का जो ए ऑप्शन है उसका सेकंड हो जाएगा। और आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। और साथियों जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट है सी का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। सी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। सी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सी का चौथा 2 1 4 केवल पहले ऑप्शन में ही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर साथियों एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि समुद्री सतह जो होती है उसके संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न है कि समुद्री सतह के नज़दीक दबाव में वृद्धि के कारण समुद्री सतह पर जब प्रेशर लगाया जाता है तो उससे सागर से गहराई की ओर यानी कि लंबवत घनत्व में वृद्धि होती है। तो ये कथन है तो सत्य है, परंतु आप ये ध्यान रखें कि जल जो है वो असंपीड्य होता है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो वृद्धि जो होती है वो नगण्य मात्रा में होती है। हालांकि ये कथन ठीक है। यदि हल्का सतही जल हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है, अब देखिए जो हल्का सतही जल है वो हवा द्वारा दूर ले जाया गया, हटा दिया गया, तो जो नीचे की सघन उप सतह है यानी उस सतह के बराबर में पाई जाने वाली नीचे की जो उप सतह है वहाँ से जो जल है वो ऊपर की ओर आता है। तो बिल्कुल सही कथन है आपका कथन नंबर 2 भी। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो दोनों सही है। माफ़ कीजिएगा, दोनों सही हैं, माफ़ कीजिएगा सॉरी। तो दोनों सही हैं, तो मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइड से पूछा गया है, ज्वार से पूछा गया है। प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल लैग 50 मिनट का है। तो देखिए प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल 50 मिनट का है, बिल्कुल सही कथन है। तर्क क्या है, रीज़न क्या है? उच्च और निम्न ज्वार को किसी स्थान पर 2 चक्र पूरा करने की कुल अवधि जो है 24 घंटा 50 मिनट है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, 24 घंटा 50 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है। अब किस महासागर के जल में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक समुद्र तलीय जल। अगला क्वेश्चन लवणता से पूछा गया है। उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों, उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगर आपने सविंद्र सिंह पढ़ी हो तो सविंद्र सिंह में अक्षांशों के अनुसार जो है वो
प्रादेशिक वितरण भी दिया गया है लवणता का। आपने वहाँ देखा होगा कि 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। इसके बाद अगर हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो लवणता में कमी होती जाती है। ठीक है, लवणता में कमी होती जाती है। ये भी कथन जो है तर्क भी ठीक है परंतु सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हैलोक्लाइन निम्नलिखित किस में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है। भाई हैलोक्लाइन जो है आपने पढ़ा होगा, हैलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन और पाइनोक्लाइन। पाइनोक्लाइन किसके परिवर्तन को, तीव्र परिवर्तन को इंगित करती है। तो देखिए सागरीय जल में जब लंबवत हम घनत्व का अध्ययन करते हैं तो एक ऐसी परत जहाँ पर घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है वो कहलाती है पाइनोक्लाइन। लवणता में तीव्र परिवर्तन हैलोक्लाइन और तापमान में तीव्र परिवर्तन थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हैलोक्लाइन के बारे में पूछा है। हैलोक्लाइन मतलब लवणता। ठीक है, सैलिनिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन धाराओं से संबंधित है। महासागरीय धाराएं दे रखी हैं और कौन सी महासागरीय धारा किस तट पर बहती है, किस तट पर संचरित होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। लैब्राडोर हम सब जानते हैं कि कनाडा के पूर्वी तट पर बहती है लैब्राडोर। ठीक है, लैब्राडोर एक ठंडी धारा है और कनाडा के पूर्वी तट पर बहती है तथा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम जो कि फॉकलैंड के आसपास से निकलती है। अब लैब्राडोर का एक आपका कौन सा होना चाहिए, तो एक आपका तीसरा, एक का तीसरा कनाडा का पूर्वी तट, एक का तीसरा हो जाता है साथी। एक मिनट, एक का थर्ड हो जाता है, एक का थर्ड हो जाता है। और ओयोशियो जो है, ओयाशियो और क्यूरोशियो ये जापान और कोरिया के आसपास संचरित होती हैं। तो ओयाशियो बी का चौथा हो जाता है, ए का थर्ड और बी का चौथा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा देख पा रहा हूँ कि ए का थर्ड और बी का क्या है, बी का आपका चौथा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कनारी और बेंगुएला, तो देखिए कनारी जो है सी का क्या फर्स्ट है, मोरक्को के पश्चिमी तट, और बेंगुएला जो है वो आपका कहाँ हो जाती है, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट। ओके, तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अब जो महासागरीय तली के उच्चावच हैं, महासागरीय नितल में पाए जाने वाली स्थल आकृति हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। सोकोट्रा चैगोस रिज किस महासागर का पार्ट है, किस महासागर का हिस्सा है। स्पिट्सबर्जन रिज, मिड अटलांटिक रिज, कोकोस रिज। आप सब जानते हैं कि मिड अटलांटिक रिज जो है वो अटलांटिक महासागर की एक महत्वपूर्ण कटक है, रिज है। ठीक है, तो सी का आपका थर्ड होना चाहिए, सी का थर्ड सोकोट्रा चैगोस रिज। आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर है और में पाई जाने वाली रिज है, और ये जो है वो आपके जो कैप ऑफ गुड होप है अफ्रीका का, उसकी ओर बढ़ती है सोकोट्रा चैगोस रिज। तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा और सी का थर्ड। देखते हैं किस ऑप्शन में ए का दूसरा, सी का थर्ड। ए का दूसरा ऑप्शन होना चाहिए और सी का थर्ड होना चाहिए। एक ही ऑप्शन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऐसा, ए का दूसरा और सी का थर्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकमैन अभिगमन यानी एकमैन ट्रांसपोर्ट निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। साथियों, जो एकमैन ट्रांसपोर्ट है वो महासागर के ऊपरी भाग में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, महासागर के ऊपरी भाग में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, चलिए वो फिर ज्वार से संबंधित आया है। हालांकि इसमें थ्योरीज़ की बात की है, ज्वार से संबंधित जो विभिन्न थ्योरियाँ दी गई उनसे संबंधित क्वेश्चन ही आपका पूछा गया है। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा तथा चंद्रमा और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की पहली तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की। तो पहली तार्किक व्यवस्था जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, आइजैक न्यूटन अपने गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों के आधार पर सिद्धांत देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, एक लेख लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक है, आइजैक न्यूटन
ज्वार से संबंधित अनेक सारी थ्योरी बाद में दी गई, फिर वो लाप्लास ने डायनेमिकल थ्योरी दी 1755 के आसपास दी थी ना, 1755 में दी थी, 1755 में, ठीक है। गतिक सिद्धांत देता है। इसके अलावा फिर विलियम हैबल 1833 और जीबी एरी बाद में देता है सिद्धांत। विलियम हैबल ने 1833 और जीबी एरी ने 1842 में मिलके जो है ये फिर बाद में, पहले विलियम हैबल देता है, उसके बाद फिर ये जीबी एरी देता है प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी देता है ज्वार से रिलेटेड। परंतु इसके विरोध में एक आर ए हैरिस नाम के महोदय हुए जो कि अब कौन सी थ्योरी देते हैं, स्टेशनरी तरंग सिद्धांत देते हैं, स्टेशनरी तरंग सिद्धांत, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे स्टेशनरी स्थैतिक या फिर स्थिर तरंग सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तटीय और एस्चुरी कभी जल कभी कभी काई-फेन, एल्गी और मलफेन इस कम से प्रभावित होता है, प्रायः इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको लाल ज्वार या रेड टाइड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ज्वालामुखी उत्पत्ति की समुद्र की सतह में 2500 फायदम या उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त डिपॉजिट्स क्या कहलाते हैं, तो साथियों ये इनको रेड सॉइल के नाम से जाना जाता है, लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाता है। चलिए साथियों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आप वीडियो में कुछ कमी महसूस कर पा रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।